हेलो गाइस, आई एम सुजाता साहू। वेलकम टू ऑल। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, इसके लिए सॉरी। पर मैं अपने उन सभी सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8, नेम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसलों का उत्पादन कैसे होता है और मैनेजमेंट यानी उनका प्रबंधन कैसे होता है, किस तरह से वो फसलों को जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुमूल्य है उसको कैसे वो रखते हैं, संरक्षित करते हैं ताकि वो काफ़ी दिनों तक चले और काफ़ी सुरक्षित रहे। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार फसलों का उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार उनका प्रबंधन किया जाता है ताकि वे अधिक समय तक अच्छे रहें और उनकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भोजन की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसे हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों पे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है, उसी की सहायता से। ठीक, लेकिन इंसान और जानवर वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे, या फिर जो इंसान होते हैं वो जानवरों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब एक सवाल आता है कि भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे हमारे और आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जैसे डाइजेशन, ठीक, पाचन क्रिया, रेस्पिरेशन हिंदी में श्वसन की क्रिया, और एक्सक्रीशन, ठीक, जिसमें हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो हमें भोजन से ही मिलती है। इसीलिए भोजन और खाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं टाइम से खाना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि जो भी आपको एनर्जी वो मिलेगी वो खाने ही से तो मिलेगी। अगर आप टाइम से नहीं खाएंगे तो फिर आप बीमार पड़ सकते हो या फिर कमज़ोर हो सकते हो। अब किसी एक को तो भोजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, किसी एक को तो भोजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, कई लोगों को पड़ती है। इसीलिए फसलों का उत्पादन होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जा सके और लोगों को उसे दिलाई जा सके ताकि ज़रूरत पड़ने पे कमी ना हो। तो पहले के ज़माने में तो लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, और पहले के ज़माने में लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे और भोजन की तलाश में, और सब्ज़ी खाते थे, फल खाते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया, उन्होंने धान, गेहूँ, सब्ज़ियाँ बोने लगे और तभी से कृषि यानी एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रॉप? अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्रॉप से क्या समझते हैं, ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि जब एक ही तरह के पौधे एक निश्चित स्थान पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बोए जाते हैं या फिर उगाए जाते हैं, हम उन्हें फसल कहते हैं। ठीक, जैसे धान हो गया और क्या कहते हैं, गेहूँ हो गई। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि एक खेत होता है जिसमें सिर्फ गेहूं के पौधे आपको दिखेंगे, उसके साथ और कुछ नहीं दिखेगा। और वो क्या सिर्फ एक या दो पौधे उगाते हैं? नहीं, ज़्यादा अमाउंट में उगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे भारत देश में दो तरह की फसलें उगाई जाती, जैसे जिसे हम कहते हैं खरीफ फसल और दूसरे को कहते हैं रबी फसल। खरीफ फसल में क्या होता है? खरीफ फसल होती है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और जून से सितंबर के बीच में। ठीक, और एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया। पैडी मीन्स होता है धान, ठीक, मेज़ हो गया। और रबी फसल किसको कहते हैं? जो सर्दियों में बोई जाती है और अक्टूबर से मार्च तक के, और इसमें आ जाते हैं मटर, गेहूँ, ये सब आ जाते हैं। ठीक,
अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पौधे या फिर बीज गर्मियों में उगाई जाती है और कुछ फसलों की बीज हम ठंडियों में लगाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कुछ फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, वहीं कुछ फसलों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से। अब जब भी कोई एक किसान कोई भी फसल लगाता है तो उसे काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, प्रोसीजर होता है, एक एक स्टेप होता है। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे पहला स्टेप होता है। जैसे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ वन इज इरिगेशन एंड फिफ्थ वन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ वन इज स्टोरेज। तो ये डिफरेंट तरीके के प्रैक्टिसेस हैं जो हर एक किसान को फॉलो करना पड़ता है। आप इन 7 जो भी स्टेप्स होते हैं आप उनको आगे पीछे नहीं कर सकते हो। अगर इसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो आप उसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को पहले आप स्टेप को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि 6th स्टेप ये होगा, नहीं, ये पहला होगा। उसके बाद अगर बीज बोने की प्रोसीजर है तो उसके बाद आप बीज बोएंगे। यानी कोई भी स्टेप, कोई भी प्रोसीजर आप अपने मन से नहीं कर सकते, ठीक। अगर ये 7 आपकी बुक में है तो आपको इसी तरीके से इसको याद करना होगा। अब हम सबके बारे में एक एक स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे पहला स्टेप होता है और सबसे पहले इसमें क्या होता है, मिट्टी जो होती है जिसमें फसल उगानी है उसे तैयार किया जाता है और ढीला किया जाता है, और जिससे कि जो भी पौधे हैं उनके जड़ें मिट्टी के अंदर तक चली जाए और जो भी खनिज लवण है यानी पोषक तत्व है वो सब मिट्टी से जड़ों के माध्यम से सारे पौधों में सोख ली जाए, ठीक। इसीलिए मिट्टी को पहले ढीला किया जाता है। मिट्टी में अनेकों जीव रहते हैं जिनकी मृत्यु के बाद वे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी माइक्रोब्स हुआ, कोई भी कीड़े मकोड़े या फिर कुछ भी जो भी उसमें सूक्ष्म जीव हैं वो मरेंगे, फिर उनके जितने भी उनकी बॉडी में भी तो फॉस्फोरस सल्फर कुछ ना कुछ होगा, पोषक तत्व होंगे, तो वो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा और जड़ों द्वारा पौधों से ले लिया जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को ढीला किया जाता है ताकि वो भुरभुरी हो सके, हम इसे टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं, ठीक। हिंदी में इसे जुताई कहते हैं और ये हल के द्वारा की जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हो कि किसान है और वो हल के द्वारा मिट्टी को क्या कर रहा है, ढीला कर रहा है ताकि वो उसमें नेक्स्ट स्टेप जो बीज बोने का प्रोसीजर है उसको कर सके। तो यहाँ हम हल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको प्लग के बारे में दिया गया है, हल के बारे में दिया गया है, उसके पूरे जितने भी बीम्स होते हैं, प्लग शाफ्ट होता है, प्लग शेयर, इसके बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोसीजर, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। उसके बाद है कल्टीवेटर। अब आज के ज़माने में कल्टीवेटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिससे किसानों के पैसे प्लस उनका समय भी बचता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले मिट्टी को हमें तैयार करना था। सेकंड स्टेप क्या है, सोइंग यानी बीज बोना, ये सेकंड स्टेप है और इसमें अच्छी और उन्नत किस्मों की बीज का चयन किया जाता है और उसी का प्रयोग किया जाता है। यानी हम इसमें ये नहीं कि कोई भी आप बीज लेके उसको खेत में आपने बो दिया, नहीं, अच्छी किस्मों के बीज होने चाहिए ताकि आपको फसल ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक। आपने देखा होगा कभी कभी घरों में आपकी मम्मी जब चने या फिर उड़द की दाल भिगोती हैं तो कुछ चने और दाल ऊपर आ जाते हैं और कुछ नीचे पानी के नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोगों ने कभी सोचा है?
जो बीज ऊपर आ जाते हैं वे हल्के होते हैं और ख़राब होते हैं, और वो अंदर से खोखले भी होते हैं, इसीलिए वो ऊपर तैरने लगते हैं। और जो बीज अच्छे होते हैं वो भारी होते हैं और मजबूत होते हैं, इसलिए वो नीचे रह जाते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऊपर क्यों आ गया, तो आप बता सकते हैं कि ये बीज सही नहीं है। अब पहले देखिए ट्रेडिशनल टूल का यूज़ दिखाया गया है। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले एक फनल टाइप का एक उपकरण होता था जिसमें क्या करते थे, बीजों को डाल देते थे और नीचे नुकीले छेद होते थे जहाँ से बीज मिट्टी के अंदर चले जाते थे। लेकिन ये पहले ज़माने में होता था। आजकल क्या होता है, सीड ड्रिल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सीड ड्रिल क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जो बीज इसमें डाले जाते हैं, ये देखिए, ये है सीड ड्रिल। ठीक, सीड ड्रिल का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सॉरी, इसमें बीज एक निश्चित दूरी तथा गहराई पर बो दिए जाते हैं। इससे बीज बर्बाद नहीं होते और उन्हें कीड़े या चिड़िया भी नहीं खा पाते। सीड ड्रिल से पैसा और समय दोनों की बचत होती है, यानी ये किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सीड ड्रिल में क्या होगा, एक आपको जैसे ये नहीं होगा कि कोई गड्ढा कम हो गया या फिर कोई छेद ऊंचा हो गया, नहीं, इसमें बराबर की दूरी होती है और बराबर की गहराई होती है। अब इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम सीड ड्रिल से बीज बोते हैं तो जो भी पौधे उगेंगे आगे जाकर, उन्हें पर्याप्त सूरज की रोशनी, खनिज, पोषक तत्व, पानी मिट्टी से मिलती रहेगी, जिससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी। और उनको जगह भी तो चाहिए। अगर कंजस्टेड फसल लगाएंगे तो क्या होगा, ना उनको प्रॉपर खाना मिल पाएगा, ना प्रॉपर धूप मिल पाएगी, ना पानी मिल पाएगा। और अगर हम थोड़ी दूर दूर में लगाते तो उनको हर चीज़ सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी। अब थर्ड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर्स किसको कहते हैं, मैन्योर्स हम खाद को कहते हैं, और फर्टिलाइज़र मीन्स उर्वरक होते हैं। ठीक, अब खाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि पौधों को पर्याप्त खनिज, पोषक तत्व और उनकी वृद्धि अच्छी तरह से हो पाए, उसे हम खाद या फिर उर्वरक कहते हैं। अब इन दोनों में भी डिफरेंस है। खाद में क्या है कि खाद नेचुरली हम बना सकते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ठीक, अब आपने देखा होगा कि अगर लगातार खेती करने से कभी कभी ना वहाँ की मिट्टी बंजर और कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक, इसीलिए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसान क्या करते हैं, समय समय पे खाद और उर्वरक मिलाते हैं ताकि जो उनका फसल है वो भी अच्छा हो और प्लस वहाँ की जो मिट्टी है वो बर्बाद ना हो, बंजर ना हो। खाद प्राकृतिक होते हैं और ये गाय के गोबर, पत्ते आदि चीज़ों से मिलके बनते हैं जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। वहीं फर्टिलाइज़र्स और उर्वरक की हम बात करें तो ये क्या होगा, ये रासायनिक होता है। फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र्स कैसे होते हैं, ये रासायनिक होते हैं और इनमें खनिज लवण अधिक मात्रा में होते हैं, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम हो गया। ठीक, अब इसका प्रयोग करने में किसान को फसल तो अधिक मात्रा में मिलती है, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं, इसका क्या ख़राब इफ़ेक्ट होता है, वो होता है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करते हैं, अगर जिस मिट्टी में या फिर जहाँ खेती की जा रही है उस खेत में, तो वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते डालते वहाँ की भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है, यानी उसमें फसलें सही से उग नहीं पाती हैं। और लेकिन अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं तो ये भूमि को उपजाऊ बनाती है और उसको
उसकी पानी सोखने की जो भी कैपेसिटी होती, क्षमता होती है, उसको बढ़ाती है। और खनिज, जो भी खनिज है, मिट्टी है, जो भी खनिज है और खनिज है, पोषक तत्व है, वो मिट्टी में बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरी विधि होती है क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे एक तो आपने, अगर आपको मिट्टी उपजाऊ बनानी है तो आप क्या करोगे, या तो उसमें खाद डालोगे या फिर फर्टिलाइज़र डालोगे। दूसरा एक और तरीका है, जैसे दूसरी विधि आपकी बुक में दिया गया है, क्रॉप रोटेशन। ठीक, अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में मिट्टी में जो भी पोषक तत्व तथा जो भी खनिज होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। एक तो ये बहुत इजी तथा लाभदायक है। ठीक, इस विधि में क्या होता है, विभिन्न जो फसलें होती हैं वो अलग अलग ऋतुओं में लगाए जाते हैं। जैसे पहले क्या होता था, उत्तरी जो क्षेत्र था जहाँ पे किसान लेग्यूम्स को लगाते थे एक सीज़न में, और उसके बाद क्या करते थे, गेहूं की फसलों को उगाते थे। तो उससे क्या होता था, उससे ये फ़ायदा होता था कि जो भी मिट्टी थी वहाँ पे, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती थी, जिससे फसलों में वृद्धि होती थी और उनका जो विकास होता था वो भी अच्छा होता था। और अगर फसल अच्छी होगी तो किसानों को जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा भी बहुत होगा। ठीक, तो ऐसे ही वो क्रॉप रोटेशन काफ़ी अच्छा तरीका माना गया है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस दिए गए हैं फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स के बीच में। तो डिफरेंसेस आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, शॉर्ट में आ सकता है जनरली, लॉन्ग में तो नहीं बनेगा। लॉन्ग में आपका जो क्वेश्चन है प्रैक्टिसेस वाला, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वो लॉन्ग में आ सकता है, और ये डिफरेंस है ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अब फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, इनको कौन बनाता है, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, और ये क्या होता है, अजैविक होते हैं, यानी इनमें जीवन नहीं होता है। जबकि मैन्योर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और इनमें जीवन होता है, और ये गाय के गोबर, पत्ते, टहनियों, कीट से मिलके बने होते हैं। फर्टिलाइज़र्स को कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर्स को कहाँ बनाया जाता है, खेतों में। यानी अगर आपको पत्ते चाहिए तो आपको खेतों ही में तो मिलेंगे, तो आप जो मैन्योर्स होते हैं उनको खेत में भी बना सकते हो, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको सिर्फ फैक्ट्रीज़ में बनाया जा सकता है। अब फर्टिलाइज़र्स की वजह से क्या होता है, ह्यूमस इंक्रीज़ नहीं होता है मिट्टी में, क्योंकि वो क्या है, एक केमिकल है। जबकि मैन्योर्स क्या है, प्राकृतिक है, तो वो क्या करता है, जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक, अब ये पार्ट 1 था आपका। पार्ट 2 इसके बाद मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आप भी बोर हो जाओगे। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 2 अपलोड करूँगी मैं, जो इरिगेशन से स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू ऑल।